हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे हो। बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो बच्चों राष्ट्रपति की शक्तियाँ अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखो, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर को बच्चों क्या बोलते हैं हम? कार्यपालिका शक्ति। इसको हम बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, राइट। एक होती है बच्चों लेजिस्लेटिव। एक कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव पावर। इसको हम बोलते हैं बच्चों विधायी शक्ति। राइट। एक होती है बच्चों इमरजेंसी पावर। इसको हम बोलते हैं आपातकालीन शक्ति। एक होती है बच्चों जुडिशियल पावर। इसको हम बोलते हैं न्यायिक शक्ति। ठीक है बच्चों। एक होती है मिलिट्री पावर, जिसको हम बोलते हैं सैन्य शक्ति। ठीक है बच्चों। लेकिन यही शक्तियां नहीं है राष्ट्रपति जी के पास। कुछ शक्तियां और भी हैं बच्चों, जैसे वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय शक्ति। ठीक है बच्चों। एक होती है डिप्लोमेटिक। एक क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कूटनीतिक शक्ति। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, अब हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे बच्चों कार्यपालिका शक्ति कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या आता है, विधायी शक्ति में क्या है, आपातकालीन शक्ति में क्या है। ठीक है बच्चों। न्यायिक शक्ति में क्या है, सैन्य शक्ति में क्या है, या डिप्लोमेटिक शक्ति में क्या है, या फाइनेंशियल शक्ति में क्या है। बच्चों एक एक पॉइंट पे अलग अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे, अलग अलग पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब इसमें जैसे हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर या विधायी शक्ति या आपातकालीन शक्ति, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं विधायी शक्ति से। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बच्चों? विधायी शक्ति से। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों विधायी शक्ति की, तो यहाँ पे बच्चों विधायी शक्ति के अंदर देखो बच्चों, विधायी शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी एक दो बार इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन आता है जैसे कभी कभी कि संसद किन किन से मिलकर बनी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांशतः आता रहता है और आया भी है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि क्वेश्चन है कि संसद किन किन से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में आपको मिलेगा, क्वेश्चन ये है बच्चों, ऑप्शन ए में मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है बच्चों। सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रधानमंत्री। राइट बच्चों। थर्ड ऑप्शन होगा आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राइट बच्चों। डी ऑप्शन होगा आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा स्पीकर। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है और एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद किन किन से मिलकर बनी है। तो लोकसभा राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा विद प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति जी, या लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा स्पीकर। तो इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे हम बात करें विधायी शक्ति की, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था विधायी शक्ति का मतलब। अब यहाँ पे बच्चों जैसे संसद की बात कर रहे हैं,
यहाँ पे आपका इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे ये पार्लियामेंट है, ये आपकी संसद है, राइट। यहाँ आपका एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर कोई भी बिल पास होता है तो पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास, और राज्यसभा भी अगर उसको पास कर देती है तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति जी के, ठीक है। और राष्ट्रपति जी अगर उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, ठीक है ना, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो वो उसके बाद क्या बन जाता है बच्चों, फिर वो बन जाता है कानून, कानून या एक्ट, राइट, कानून या एक्ट। अब अगर मान लो सपोज कीजिए कि अगर पहली बार कोई बिल राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास हो जाता है, तो राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, राइट। और अगर वो लोकसभा से भी पास हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद वो फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी अगर उस पर अपनी अनुमति दे दे तो वो बन जाता है कानून या एक्ट। तो इसका मतलब है कि संसद के अंदर अगर हम कोई भी संशोधन करते हैं या कानून बनाते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें किस किस का होना आवश्यक है बच्चों, एक तो लोकसभा का, प्लस राज्यसभा का, और प्लस प्रेसिडेंट का। तो क्लियर हुआ कि हमारे भारत के अंदर कोई भी कानून तभी कानून बनता है बच्चों जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब तीनों लोगों, अब लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। क्लियर है। और यहाँ अगर कोई बिल राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास करने के बाद वो कानून बन जाएगा। इसका मतलब है बच्चों की हमारे यहाँ संसद जो पूर्ण होती है वो इन तीनों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बच्चों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो के आता है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से बच्चों हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राइट। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बच्चों यही है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में क्या है बच्चों, यही आता है। मैंने आपको बताया कि कानून, कोई भी कानून तभी बन सकता है जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए। राष्ट्रपति अपनी अनुमति अगर नहीं देते हैं तो वो कानून नहीं बनता। अगर कोई भी बिल लोकसभा से या राज्यसभा से कोई भी बिल अगर पास होता है, सपोज कीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हुआ और ये यहाँ से पास होने राज्यसभा पे गया, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद बच्चों अगर ये पास नहीं होता है तो ये कानून नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी को कुछ पावर होती हैं, विधायी शक्तियां, मतलब यहाँ पे कोई भी बिल तभी कानून बन सकता है जब उस पर राष्ट्रपति जी की अनुमति हो, अदरवाइज वो कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति संसद का एक सदस्य हो, सॉरी, संसद का एक हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं बच्चों विधायी शक्ति के अंदर, मैंने एक तो बताया कि कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी बिल को पास करने के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति जी के पास आया, अगर राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल पास आया लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा से, अब लोकसभा से कोई बिल पास हुआ, राज्यसभा से, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट का क्या काम है, उस पर अपनी अनुमति देना। तो बच्चों वो अपनी अनुमति भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते हैं तो उसको बिल्कुल डायरेक्ट भी मना कर सकते हैं, राइट। या कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भी वापिस कर देते हैं। पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनर्विचार का मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर गया और राष्ट्रपति जी को उसमें लगा कि नहीं, इसमें संशोधन की जरूरत है, ये इस बिल में थोड़ा सा चेंजेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो बिल ऐसा नहीं है जो उनके अकॉर्डिंग हो, थोड़ा सा वो उसमें चेंज चाहते हैं। तो अगर इस तरह का चेंज चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं तो वो उस बिल को वापिस भी कर सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, मतलब पार्लियामेंट के लिए वापिस कर सकते हैं। तो इस तरीके की पावर को बच्चों बोला जाता है पुनर्विचार। और ये पुनर्विचार का जो क्षमता है बच्चों, ये आती है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में क्या है बच्चों, एक सेकेंड, आर्टिकल 111 में क्या है बच्चों, पुनर्विचार। ठीक है बच्चों, 111 में क्या है, पुनर्विचार। अब इस तरीके की पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जी के पास कोई बिल गया तो वो उसको पूर्ण रूप से समाप्त भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी वापिस कर सकते हैं, या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की शक्ति को बोला जाता है बच्चों वीटो पावर। क्या बोला जाता है,
वीटो पावर। तो ये जो वीटो पावर है बच्चों, ये किस में आती है? विधायी शक्ति में। किस में आती है? विधायी शक्ति में। तो राष्ट्रपति जी के पास एक वीटो पावर होती है, जिसके तहत वो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। और पुनर्विचार के बाद बच्चों, जब बिल पुनर्विचार, जैसे सपोज कीजिए यहाँ राष्ट्रपति जी को बिल पसंद नहीं आया, उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा राज्यसभा या लोकसभा में, कहीं भी भेज सकते हैं, लोकसभा में भी भेज सकते हैं, राज्यसभा में भी। अब जहां से भी है उनके पास आया, कुल मिला के जब वो पार्लियामेंट में भेज देंगे वापसी, इस पे विचार करो, थोड़ा सा चेंजेस लाओ, उसके बाद मैं इसको देखूंगा। तो लोकसभा उस बिल के अंदर अगर चेंजेस कर देती है या परिवर्तन कर देती है, कुछ भी बदल सकती है, अगर वो बदलने के बाद राष्ट्रपति जी के पास भेजेगी, तो राष्ट्रपति जी फिर उसको पास करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, सेम जैसा पहले था वैसे ही उसको दोबारा अगर राष्ट्रपति जी को दे दिया, तो फिर भी राष्ट्रपति जी उसको पास करने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये समझो बच्चों कि जब किसी भी बिल को राष्ट्रपति अगर पार्लियामेंट के लिए पुनर्विचार के लिए वापिस करते हैं, राइट, तो पुनर्विचार के लिए अगर वापिस जब करते हैं, तो लोकसभा उसमें चेंजेज करे या बिना चेंज करे, उसमें बदलाव करे या ना करे, जिस भी कंडीशन में दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास उसको भेजेगी कि इसको पास करना है, तो पास करना पड़ेगा, वो बाध्य है। क्लियर है? तो इसी तरीके से बच्चों राष्ट्रपति जी के पास एक होती है जेबी वीटो, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट। अब इस पॉकेट या जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो में क्या होता है बच्चों, कोई बिल आया, कोई बिल जब राष्ट्रपति जी के पास आया, तो राष्ट्रपति जी को उसे पास करना नहीं करना ये उनके विवेक पे काम करता है। तो राष्ट्रपति जी ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, उस बिल को उन्हें पास तो करना नहीं है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटाना, और डायरेक्ट में ये भी नहीं बोलना कि इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ या रद्द कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे बिल को वो क्या करते हैं कि अपने पास रख लेते हैं। अब सपोज करो उन्होंने वो बिल अपने पास रख लिया, ठीक है ना, अब अपने पास रख लिया तो फिर रख के भूल गए। जैसे आप लोग भी कभी कभी होता है कि अपने अपनी पैंट की पॉकेट में या जींस की पॉकेट में कुछ पैसे रख लिए, ध्यान नहीं रहा है, पैंट धुल गई, वॉशिंग मशीन में साफ हो गई, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ नहीं पता कि मेरी पॉकेट में क्या था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप उन्होंने उस बिल को रख लिया लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा, ध्यान होता है एक तरीके से, लेकिन जेब में रखी चीजों का अधिकांश से लोग भूल जाते हैं। तो इसका संबंध उसी चीज से है कि भूल जाना, रख लिया कि हाँ चलो देखेंगे, अब देखेंगे का मतलब ये नहीं पता कब देखेंगे। तो ऐसा होता है कि ऐसे बिल हमेशा अधिकांश जब सरकारें चेंज होती हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है कि ये बिल रद्द हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो बोलते हैं। आर्टिकल 111 में आता है पुनर्विचार, ठीक है बच्चों। एक होती है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी का सस्पेंशन वीटो, ठीक है ना बच्चों। निलंबनकारी में क्या होता है कि उसको पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया कि देखेंगे जो भी होगा करेंगे, तो कुछ समय बाद उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे विधायी शक्ति में क्या आता है बच्चों, वीटो पावर आती है, पार्लियामेंट के एक पार्ट होता है राष्ट्रपति जी। तीसरी भी एक पावर आती है विधायी शक्ति में बच्चों। यहाँ पे विधायी शक्ति में क्या क्या आता है, जैसे विधायी शक्ति में आता है जैसे बच्चों, नहीं बस इतना ही काफी। विधायी शक्ति में आता है बच्चों जैसे कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करना, ठीक है ना, वो अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन इस पावर को हम विवेकीय शक्ति भी बोलते हैं। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम जैसे कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या आता है बच्चों, यहाँ पे देखो कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति में क्या आता है, जब वो कार्यपालक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ कार्यपालक रूप में बच्चों क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति यहाँ विधायी शक्ति में नहीं आएगी बच्चों, नियुक्ति कहाँ आएगी, कार्यपालिका शक्ति में। सॉरी इस बात के लिए जो मैंने यहाँ बोल दिया था, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब हो गया था। अब यहाँ बच्चों जैसे कार्यपालिका शक्ति में क्या होती है, अब वो एक कार्यपालक के रूप में काम कर रहे हैं। अब कार्यपालक का मतलब क्या होता है, कार्यपालक का मतलब होता है कि कार्य करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे कार्यपालक के अंदर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक। मंत्री परिषद का गठन, ये कार्यपालिका शक्ति में आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी आपका कार्यपालिका शक्ति में आता है, राइट है। और राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी आपका किस में आता है बच्चों, कार्यपालिका शक्ति में आता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके की जो नियुक्तियां होती हैं, ठीक है ना, अपर लेवल वाली बच्चों, जो अपर लेवल वाली नियुक्तियां होती हैं जो संवैधानिक पद हैं, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के
सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इस तरीके की शक्तियां क्या होती हैं बच्चों, कार्यपालिका शक्ति, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इधर आपातकालीन शक्ति, तो आपातकालीन शक्ति का मतलब होता है बच्चों इमरजेंसी पावर, ठीक है ना। अब यहाँ इमरजेंसी पावर में क्या क्या आता है बच्चों, इमरजेंसी पावर में आता है, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है बच्चों, ये आर्टिकल 74 के तहत होती है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, क्लियर है। 75 में आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राइट। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति 153 के तहत, आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति बच्चों, महान्यायवादी की नियुक्ति 76, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ पावर कार्यपालिका में और भी हैं, जैसे प्रशासन या शासन से संबंधित प्रधानमंत्री से कभी भी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से जो भी विचार विमर्श करने की बात आती है वो आती है बच्चों आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं बच्चों, विचार विमर्श किससे संबंधित, शासन से संबंधित या प्रशासन से संबंधित। तो आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री से विचार विमर्श, क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं बच्चों आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन बच्चों इमरजेंसी। अभी आपातकाल जब लगता है बच्चों, हमारे आपातकाल 3 तरीके का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी, या स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है बच्चों, या स्टेट इमरजेंसी। एक होती है बच्चों वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, ठीक है बच्चों। तो कितने आपात हो गए, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे यहाँ, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे बच्चों राष्ट्रीय आपात की बात आती है जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए, ठीक है ना। और युद्ध छिड़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति पूरे देश के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये जो राष्ट्रीय जब आपात लगता है बच्चों, तो इसके लिए क्या होता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के बल पर अगर कहीं भी कंडीशन लग रही है कि नहीं देश के अंदर आपात की आवश्यकता है, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी को बच्चों जैसे कर्फ्यू होता है कि आप घर से नहीं जा सकते या कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर नहीं जा सकता, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो राष्ट्रीय आपात जो लगता है बच्चों वो आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और आर्टिकल 360 के तहत बच्चों वित्तीय आपात लग सकता है। अब जैसे राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आपात बच्चों आर्टिकल 352 के तहत लगेगा। लेकिन अब जैसे राष्ट्रीय आपात लगा, अब सपोज कीजिए कि सदन उस समय नहीं चल रहा, तो अगर सदन नहीं चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे ही सदन चालू होगा बच्चों, तो 1 माह के अंदर, ठीक है ना, 1 माह के अंदर उस राष्ट्रीय आपात को पास कराना होगा। और वो राष्ट्रीय आपात बच्चों तब तक लगेगा जब तक देश की स्थिति नहीं सुधर जाती, ठीक है ना। अगर अब एक बार में कितना, 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। अब सपोज कीजिए जैसे अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लगा 2025 में, ठीक है बच्चों। अब 2025 में, अब ये फरवरी का समय है, इस समय राष्ट्रीय आपात लग गया, क्लियर है। अब सपोज कीजिए कि सदन ना चल रहा हो, ठीक। अगर सदन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति जी ने तो कैबिनेट के सलाह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। अब ये राष्ट्रीय आपात कब तक रह सकता है, तो इस राष्ट्रीय आपात को सदन बुलाकर 1 माह के अंदर उसको पास कराना पड़ेगा, 1 माह के अंदर, ठीक है। अब 1 माह के अंदर जब आपने उसको पास करा दिया तो वो कब तक, 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। कब तक, 6 माह के लिए, सॉरी 6 माह के लिए नहीं बच्चों, राष्ट्रीय आपात बढ़ता है 1 माह के लिए, वो 1 साल के लिए पूरा। तो राष्ट्रीय आपात 1 साल के लिए बढ़ गया, 6 माह के लिए बढ़ता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 साल के लिए बढ़ गया। उसके बाद अगर देश की स्थिति कंट्रोल में नहीं है
तो फिर इसको पास करा के फिर 1 साल के लिए, फिर पास करा के फिर 1 साल के लिए, मतलब इस तरीके से जब तक देश की स्थिति कंट्रोल में या संतुलन में ना हो, तो ऐसी स्थिति को हम संसद के द्वारा पास कर करके बच्चों इस तरीके से रिपीट कर करके राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। लेकिन इसको बढ़ाया संसद की सहमति से ही जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात को 1 माह के अंदर पास कराकर फिर हम 1-1 साल करके आगे भी बढ़ा सकते हैं जब तक देश की स्थिति सही नहीं होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के लिए भी तभी राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी भी राज्य में राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है या संविधान के अनुसार राज्य के अंदर शासन करने में विफल है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में और उस राज्य का राज्यपाल उस चीज की संस्तुति कर दे या उस चीज को लिए एक लेटर लिख के राष्ट्रपति जी को लिए प्रेषित कर दे कि महामहिम इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, या इस राज्य में जो भी वर्तमान में सरकार है वो संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि आप इस स्टेट के शासन को या इस सरकार को अपने हाथ में ले सकते हैं। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो वहां उस राज्य की सरकार गिर जाती है। अब राष्ट्रपति शासन जैसे ही लग जाएगा, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इसको फिर आपको क्या करना होगा। अब राष्ट्रपति शासन लग गया, इसको भी संसद के द्वारा 2 माह के अंदर, जैसे आज राष्ट्रपति शासन लगा तो 2 माह के अंदर ये आपको संसद से पास कराना होगा, और इसको पास करा के आगे आप 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर उसके बाद लग रहा है कि अभी राज्य की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर आप इसको पास करा के फिर 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बार बार पास करके कब तक बढ़ा सकते हैं बच्चों। इसकी लास्ट सीमा होती है 3 साल। आप किसी भी राज्य में 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो यह स्थिति कब आती है, जब राज्य के अंदर संवैधानिक रूप से शासन नहीं चल पा रहा और इसकी सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति से कर दे कि यहाँ की सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में विफल है, कृपया महामहिम आप यहाँ का शासन अपने हाथ में लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी भी राज्य में, या स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। क्लियर है। और इसको आप 6-6 माह के अंदर पास करके कब तक बढ़ा सकते हैं बच्चों, 3 साल तक, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वित्तीय आपात। बच्चों वित्तीय आपात तब लगता है जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत डैमेज हो। तो आर्थिक स्थिति खराब होने पे क्या होता है बच्चों, वित्तीय आपात 360 आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको भी पास कराने का समय 1 माह के अंदर, आप इसको जैसे आज राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगा तो वित्तीय आपात को 1 माह के अंदर संसद से पास कराना अनिवार्य है, और संसद जैसे ही 1 माह के अंदर उसको पास कर देगी तो फिर आप उसको इसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते थे इसी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं 6-6 माह करके। लेकिन भारत में आज तक बच्चों वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है ना। भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो राष्ट्रीय आपात बच्चों 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ये आर्टिकल लिखे हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो आर्टिकल 352 के तहत भारत में आज तक बच्चों 3 ही बार राष्ट्रीय आपात लगा है। एक तो लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद साथ। ठीक है बच्चों। एक लगा था 1971 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। और एक लगा था बच्चों 1975 में, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो भारत में बच्चों अभी तक 3 ही बार राष्ट्रीय आपात लगा है। राष्ट्रपति शासन तो काफी बार हर राज्य में अलग अलग तरीके से लगा हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति शासन से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगा था, तो बच्चों यहाँ के लिए आता है पंजाब। राइट है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा, तो सबसे पहले लगा बच्चों पंजाब। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक किस राज्य में लगा, तो इसके लिए बच्चों आता है आपका पंजाब। ठीक है ना। और सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा, अधिक बार, तो यहाँ पे आता है आपका बच्चों यूपी, और दूसरे नंबर पे पंजाब। दोनों लगभग बराबर में ही हैं। तो सबसे ज्यादा बार यूपी पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में, सबसे लंबे समय तक पंजाब में। ठीक है बच्चों। तो राष्ट्रपति शासन लगने वाला सबसे पहला राज्य पंजाब, सबसे अधिक बार लगने वाला उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य बच्चों पंजाब। लेकिन भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है बच्चों। जो मैं आर्टिकल आपको ये बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, इनको आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर।
और इनको रिवाइज कर लेना है। यहाँ से जो मैंने आपको आर्टिकल बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है बच्चों। हम एक एक आर्टिकल पर बात नहीं करेंगे, एक एक आर्टिकल पर बात करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे आर्टिकल है, आप कहाँ तक याद करोगे, नहीं कर पाओगे। हमें एग्जाम पास करना है, सिलेक्शन लेना है, तो हमें बच्चों वही आर्टिकल याद करने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसी तरीके का आर्टिकल की जरूरत है। आर्टिकल तो बहुत है, कहाँ तक याद करोगे, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आपको लिख लेने हैं, बहुत जरूरी है। अब आती है न्यायिक क्षमता, सॉरी न्यायिक शक्ति। तो बच्चों ये न्यायिक शक्ति आती है आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 जिसको हम बोलते हैं क्षमादान, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि यदि न्यायिक शक्ति, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, आर्टिकल 72 जिसको हम बोलते हैं क्षमादान, राइट। तो बच्चों राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था कि जब आप के साथ आपका कोई भी मुकदमा चल रहा हो या किसी भी तरीके का कोई भी केस हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ जा सकते हैं। जब आपका केस चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सीधा सीधा तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पर अपील कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर या सबसे बड़ा न्यायालय है, या उच्चतम जिसको हम बोल लेते हैं बच्चों उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मतलब इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट, मतलब इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं पर भी अपील, जैसे आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अब हाई कोर्ट का जब फैसला आया उससे आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है, सपोज कीजिए आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं दोबारा से, तो आप कहाँ करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जब आपको निर्णय दे देगा तो उसके खिलाफ आप कहीं अपील कर सकते हैं बच्चों, उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको सजा दी है, नहीं दी है, जो भी निर्णय दिया है, उसके बाद आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं बच्चों। वो काम क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप सीधा राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, राष्ट्रपति जी के पास। लेकिन यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं, क्या, कि राष्ट्रपति जी से आप क्षमा याचना, ठीक है बच्चों, यहाँ सिर्फ क्षमा याचना मांग सकते हैं या क्षमादान की बात कर सकते हैं। यहाँ क्षमादान का मतलब क्या होता है कि आप सीधा सीधा कि महामहिम हमसे गलती हो गई, कृपया हमारे केस को एक बार रीओपन करके देखिए, थोड़ा सा गुंजाइश हो तो हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं कि अपने जीवन में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ये वो दुनिया भर का इस तरीके की आप एक क्षमा याचना की बात कर सकते हैं। मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील नहीं कर सकते, राष्ट्रपति जी के पास सिर्फ आप क्षमा याचना करने जा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सजा को माफ करे या ना करे। तो यहाँ पर जो सजा को माफ करने की बात आती है बच्चों, ये आती है क्षमा याचना में। एक तो होता है बच्चों जैसे लघुकरण, ठीक है ना, यह क्षमादान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को सजा मिली है, ठीक, अब आप सपोज कीजिए कि किसी को सजा मिली, जैसे फांसी की सजा मिली है, ठीक। अब राष्ट्रपति उसमें क्या कर सकते हैं, उस सजा को या तो पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं, तो ये हो गया क्षमादान, या उस सजा को क्या है कि फांसी को चेंज करके वो क्या कर सकते हैं बच्चों, फांसी को चेंज करके वो क्या कर सकते हैं, उसमें आजीवन कारावास की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है कि अब जैसे कोई इमरजेंसी केस में कोई ऐसी कंडीशन है, सपोज कीजिए कि कोई भी जो जिसको सजा मिल चुकी है, जो जेल में बंद है, अगर उसके साथ कोई ऐसी समस्या है कि उसको इमरजेंसी डॉक्टर की जरूरत है, या वो मान लो सपोज कीजिए कि कोई क्रिमिनल है, उसको सजा मिली है कि उसको डेली जेल में झाड़ू लगानी है, सफाई कर्मचारी का काम दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा हो गई, बुजुर्ग हो गया, अब वो बेचारा झाड़ू नहीं लगा सकता। अब उसने याचिका लगाई कि महोदय कि हम नहीं लगा पाएंगे, बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसको उसकी सजा में परिवर्तन करते हुए उसको कम भी कर सकते हैं, या सिर्फ सजा में परिवर्तन कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप झाड़ू नहीं लगाएं, बस ऐसे ही अपना टाइम जितना भी आपके लिए सजा का है उसको पूरा करें, ठीक है ना, अब आप सिर्फ झाड़ू नहीं लगाएंगे। या सपोज कीजिए किसी के साथ ऐसी दिक्कत है कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसको सजा को भी माफ किया जा सकता है,
उसको दंड जो दे रखा है, सपोज कीजिए उसको सजा इस तरीके की है कि कोई भी उससे काम कराया जाता हो, हैवी वर्क कराया जाता हो, तो उसको राष्ट्रपति क्या बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हैवी वर्क नहीं करना है आपको, आपकी सजा 6 साल थी, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 साल में जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी पे। अब राष्ट्रपति जी, आप सोचोगे कि राष्ट्रपति इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? भाई देश के राजा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक तार्किक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हमारे एक व्यक्ति होता है, कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है बच्चों, ये भारत सरकार का क्या है? कानूनी सलाहकार है। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनका एक घरेलू वकील होता है, या बड़े पैसे वाले दिखाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है? घरेलू वकील, घरेलू डॉक्टर। तो इसी तरीके से बच्चों भारत सरकार का भी एक घरेलू वकील के तौर पे होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या मतलब उसकी इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सके। तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है। तो इनके द्वारा विचार विमर्श राष्ट्रपति कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब उनको लगा कि नहीं, इसकी सजा में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का क्षमादान। तो राष्ट्रपति का क्षमादान किसके लिए है बच्चों? न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है बच्चों? आर्टिकल 72, जिसे हम बोलते हैं क्षमादान। ठीक है? अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आगे। अब यहां पे बात करते हैं सैन्य शक्ति, राइट? अब बात करते हैं हम सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति में क्या आता है बच्चों? सैन्य शक्ति में हमारे यहाँ 3 तरीके की सेना होती है बच्चों। एक थल सेना होती है, एक जल सेना होती है, एक हवाई सेना होती है, एयरफोर्स, नेवी, और आपकी बॉर्डर वाली जो सेना होती है मिलिट्री। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? सर्वोच्च कमांडर। सर्वोच्च कमांडर मतलब तीनों सेनाओं का हेड, या तीनों सेनाओं में सबसे ऊपर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? राष्ट्रपति जी को। कहा नहीं जाता, होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति आर्टिकल 72, आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात है 360 में। क्लियर है बच्चों? विधायी शक्ति मैंने आपको बता दिया। उधर आती है कार्यपालिका शक्ति में आपके मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके के बहुत सारे पद हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये होती है उनकी कार्यपालिका शक्ति। ठीक है बच्चों? अब इसी कार्यपालिका शक्ति में उनका एक आता है काम, जैसे बच्चों, नहीं इतना ही बहुत है। ठीक है? फिर ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे बच्चों, बहुत सारा हो गया आपके लिए। जितना मैंने आपको बताया है इस चीज को आपको लिख लेना है बच्चों अपनी नोटबुक के ऊपर। अगर आप नोटबुक में इसको नहीं लिखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से बच्चों कुछ एक दो आपके आर्टिकल और हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे एक आर्टिकल आता है आपका, इसको हटा ही देते हैं अब। ठीक है बच्चों? यहाँ पर एक आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल 108, आर्टिकल 85, आर्टिकल 87। ठीक है बच्चों? अब जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आर्टिकल 85, 87 और 108। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आती है। किसे में आती है? विधायी शक्ति में। अब इसमें क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें जैसे 85 है, 85 में बच्चों संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना या भंग करना, मतलब सदन को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन कर सकता है? सत्रावसान का मतलब जानने बच्चों, सत्र बुलाना। ठीक है ना? तो सत्र को भंग करना, सत्रावसान बुलाना। ठीक है ना? सत्र को बुलाना, सत्र आहूत करना, ये सब किसकी पावर है? राष्ट्रपति की। क्लियर है? आर्टिकल से 87 में आता है बच्चों राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस।
ADDRESS एड्रेस। अभिभाषण का मतलब होता है बच्चों जब संसद का पहला सत्र स्टार्ट होता है। पहला सत्र कौन सा होता है हमारे यहाँ संसद में, मैंने आपको बताया था बच्चों, हमारे यहाँ सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसके बाद होता है बच्चों आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र, फिर होता है आपको बच्चों विंटर, जिसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। ठीक है, अब यहाँ 3 सत्र होते हैं साल में, सबसे पहला ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये साल का स्टार्टिंग होता है। बजट सत्र बच्चों हमारे यहाँ मार्च में स्टार्ट होता है। ठीक, तो साल का हमारे यहाँ साल का पहला दिन मार्च माना जाता है, ठीक है ना, हिंदी नंबर्स के अनुसार। तो साल का पहला जो महीना होता है बच्चों, मंथ होता है, वो क्या होता है, मार्च होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बजट है ये पहला सेशन है। तो साल का पहला सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है, ठीक है ना, या कोई भी सरकार जब चेंज होती है तो सरकार का पहला सत्र भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्टार्ट होता है। साल का पहला सत्र, साल का पहला सत्र, ठीक है बच्चों, या सरकार का पहला सत्र, या सरकार का पहला सत्र, ठीक है बच्चों। साल का पहला सत्र या सरकार का पहला सत्र किससे स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से। क्लियर है बच्चों। अब आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में आता है बच्चों संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है बच्चों दोनों ही सदनों को एक साथ बिठाना। हमारे यहाँ लोकसभा का सेशन अलग चलता है, राज्यसभा का सेशन अलग चलता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिन पर दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर विचार विमर्श या बिल पास कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए बच्चों संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम भी राष्ट्रपति जी का है। तो संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के, और ये पावर उनको मिली हुई है आर्टिकल 108 में। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक आर्टिकल यहीं पे आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा, आर्टिकल 280 में आता है बच्चों वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग का गठन बच्चों कौन करता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 280 के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं और रखने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, ये आपको रखने पड़ेंगे। एग्जाम में रिपीटेड आर्टिकल है बच्चों, जो रिपीट होकर एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।